चलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हमने अमाइंस का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट किया था। अब आइडियली स्पीकिंग इस लेक्चर में मुझे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी चाहिए एंड देन आई शुड प्रोसीड विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, बट यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा ट्विस्ट लेना है। ठीक है, हम पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर इन लास्ट लेक्चर आई विल जस्ट टॉक टू यू अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द अमाइंस। ठीक है, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं अभी यहाँ पर मिक्सअप नहीं करना चाहता, तो इसलिए हम पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लें एंड देन विल स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। चलिए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए एमओपी में हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स लेते हैं और इससे अमाइंस बनाने की कोशिश करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, हमारे पास अमाइंस ऑलरेडी है, हम अमाइंस के ऊपर अलग अलग केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, तो आई उम्मीद करता हूँ इतने चैप्टर्स हमने पढ़े ऑर्गेनिक में, तो ये फंडा तो आपको क्लियर ही रहा होगा। तो देखिए फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज से हम शुरू करते हैं। पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम शुरू करते हैं। उस केमिकल प्रॉपर्टी का नाम क्या है, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। ठीक है, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब क्या होता है कि रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड यानी RX। ठीक है, तो अमाइंस का रिएक्शन विद RX हमको करना है और ऑफ कोर्स ये रिएक्शन हॉफमैन्स का ही है। इनफैक्ट ये रिएक्शन हॉफमैन्स अमोनोलिसिस का ही पार्ट है। बस हॉफमैन्स अमोनोलिसिस में हमने क्या किया था, अल्काइल हैलाइड के अंदर अमोनिया डाला था, फिर 1 डिग्री अमाइन बनाने की हमारी मेन कोशिश थी, बट उसके अंदर हमने ड्रॉबैक देखा था कि 1 डिग्री अमाइन एक्जैक्टली बनता नहीं है, बहुत सारे साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं और फिर उसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बातें हमने की थी। ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन में हम क्या करते हैं, हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, या फिर मैं ऐसा कहता हूँ कि हम अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो हम अमाइन लेते हैं और इसके ऊपर हम अल्काइल हैलाइड का एक्शन करते हैं। ठीक है, R बॉन्डेड टू X। तो आपको नहीं लगता कि आपने ये रिएक्शन कहीं देखा सुना है? देखो आपने क्या किया था, पहले हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड में आपने क्या किया था, अल्काइल हैलाइड किया था, उससे अमोनिया का रिएक्शन करवाया था, तो आपको पता चला यहाँ से HX निकलता है और RNH2 बनता है कुछ इस तरह से। फिर आपने RNH2 के अंदर फिर से RX का रिएक्शन किया था, बिकॉज रिएक्शन यहाँ पर रुकता नहीं और इट कंटिन्यूज फर्दर, तो यहाँ पे आपको वापस HX निकल जाएगा और RNHR इस तरह से मिलेगा। देन अगेन इट रिएक्ट्स विद RX। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 डिग्री अमाइन के साथ RX जब रिएक्ट करता है तो 2 डिग्री अमाइन बनता है, 2 डिग्री अमाइन के साथ RX फिर से रिएक्ट करेगा तो 3 डिग्री अमाइन बनेगा, 3 डिग्री अमाइन के साथ RX फिर से रिएक्ट करेगा तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, अल्काइल हैलाइड ही रिएक्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब अल्काइलेशन प्रोसेस ही हो रहा है और वो भी कहाँ हो रहा है, 1 डिग्री अमाइन पर हो रहा है। तो यही रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज नथिंग बट हॉफमैन्स अमोनोलिसिस ओनली, बट हॉफमैन्स अमोनोलिसिस स्टार्ट्स फ्रॉम रिएक्शन विद अमोनिया and here this exhaustive alkylation starts with a reaction of 1 degree amine with alkyl halide. That is the only difference. ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि कोई नया मेथड है। ठीक है, इट इज जस्ट द सेम मेथड दैट यू आर डूइंग एंड इनफैक्ट आप याद भी रख सकते हैं, सेम ही साइंटिस्ट ने दिया है, हॉफमैन्स ने ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी 1 डिग्री अमाइन को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवा दिया, तो सीधी सी बात है ये H और ये X यहाँ से निकल जाएगा, तो अल्काइल HX का निकल जाना, यहाँ पर क्या होगा R, ये बचेगा NH और इस पर दूसरा R ग्रुप आएगा कुछ यूं इस तरह से। हमें पता है कि ये जो है वो 2 डिग्री अमाइन ग्रुप है, सही बात है। सिमिलरली यहाँ पर रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये फिर से RX के साथ रिएक्ट करेगा, ये बचा हुआ H और ये X निकल जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HX निकल गया। यहाँ पर कुछ हमें इस तरह से ग्रुप मिलेगा, अभी भी नाइट्रोजन के पास में ये लोन पेयर बचा हुआ होगा, है ना, कुछ इस तरह से। अब रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं रुकता बेटा, यहाँ पे जो है वो फिर से अल्काइल हैलाइड यानी R बॉन्डेड टू X से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन होता है थोड़ा मैं इलुस्ट्रेट कर देता हूँ। देखिए आप जानते हैं कि ये जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली पुल कर रहा होता है कार्बन से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं रिमूव करने के लिए, इसलिए क्या होता है कि ये अपना जो लोन पेयर है वो कार्बन को आके बॉन्ड पेयर बनाता है, उसी समय कार्बन अपना बॉन्ड पेयर हेलोजन को दे करके लोन पेयर बना देता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये R, ये N, ये ऊपर वाला R और इधर वाला R, तीनों R पहले से कनेक्टेड थे। लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है किससे, इस वाले R से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खोया है, इसलिए उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन पाया है, इसलिए उसके ऊपर ऐसा मैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दूंगा और उस पर चार्ज क्या आ रहा होगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को बैलेंस करके इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड यानी आयोनिक जैसा कंपाउंड यहाँ बना रहा है। तो आपको नहीं लगता ये सॉल्ट टाइप कंपाउंड है, और N+ जब भी दिखता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी, इसलिए इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से देखें, तो एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन करने पे 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइन बनेगा, 2 डिग्री अमाइन से ऑफकोर्स ये क्या है, 3 डिग्री अमाइन बनेगा, और एट लास्ट हमको मिलता है यहाँ पर क्वाटरनरी
अमोनियम सॉल्ट, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये रिएक्शन भी बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसके ऊपर मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल ट्राई करने के लिए दे देता हूँ। मैं करवा के नहीं दूंगा, सिर्फ आपको होमवर्क में ट्राई करना है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत आसान है, पहले भी किया हुआ है। तो होमवर्क में मैं आपको देता हूँ, जैसे नंबर 1 आप कर लीजिए, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन ऑफ, ठीक है, या फिर ऐसा लिखता हूँ हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन की जगह अब मैं ऐसा लिखता हूँ मिथाइलेशन। देखिए, अगर आपको मिथाइलेशन करना है तो आपको यहाँ पर मिथाइल हैलाइड लेना पड़ेगा, CH3X। ठीक है, तो मिथाइलेशन बोला तो मिथाइल हैलाइड कीजिए, इथाइलेशन बोला तो इथाइल हैलाइड कीजिए, एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑन मान लेते हैं कि मैंने आपको दे दिया जैसे इथाइलामाइन। ठीक है, तो इथाइलामाइन के ऊपर आप मिथाइलेशन का रिएक्शन करके यहाँ पर चारों प्रोडक्ट बना रहे होंगे। एक और बात मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, देखिए जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे RX है वो हर बार रिएक्शन आगे बढ़ाता जा रहा है, RX ही रिएक्शन को आगे बढ़ाते जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग अगर RX को एक्सेसिव लेंगे, तो डोंट यू थिंक रिएक्शन पूरी तरह से आगे के डायरेक्शन में जाएगा और ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो RX को एक्सेस में लेना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हॉफमैन्स एनालिसिस में क्या था कि हमको ये सारा जो रिएजेंट्स था वो नहीं चाहिए था, इट वाज अ ड्रॉबैक ओवर देयर बिकॉज वी ओनली वांटेड 1 डिग्री अमाइन, करेक्ट। तो वहां पर क्या क्या था कि हमने अमोनिया को एक्सेस में लिया था सो दैट हमारा अल्काइल हैलाइड फिनिश हो जाए। अल्काइल हैलाइड अगर फिनिश हो जाएगा तो आगे के कंपाउंड नहीं बनेंगे, ये बात मैंने वहां पर आपको समझाई थी। तो उम्मीद करता हूँ दोनों पॉइंट्स का जो कंक्लूजन है वो बहुत अलग है। वहां पर 1 डिग्री अमाइन एज अ मेन प्रोडक्ट चाहिए था, यहाँ पर हमको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट एज अ मेन प्रोडक्ट चाहिए। इसलिए किसको एक्सेस में लेना है, किसको कम लेना है, किसको लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, ये सारे जो फंडे हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। अगर आप मेरे लेक्चर्स बार बार देखोगे, नोट्स बनाओगे, लिखोगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया और किस तरह से आप उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये जरा होमवर्क में एक एग्जांपल कर लीजिएगा। एंड नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी इज असाइलेशन। इसके पहले हमने क्या किया था, अल्काइलेशन, वो भी एग्जॉस्टिव था, बट ये क्या है, असाइलेशन ऑफ अमाइंस। बहुत ही इजी रिएक्शन है। असाइलेशन मतलब क्या होता है, असाइल ग्रुप से रिएक्शन करना। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं सपोज लेट मी कंसीडर 1 डिग्री अमाइन, तो R बॉन्डेड टू NH2 कुछ इस तरह से होगा, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, अगर मैं इसका रिएक्शन असाइल हैलाइड से करा दूं, असाइल हैलाइड क्या दिखता है, R C डबल बॉन्डेड टू O, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्लोरीन दिया हुआ है, तो आप इसको असाइल क्लोराइड कह सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी हैलाइड ले सकते हैं, बट क्लोराइड जनरली यूज किया जाता है, इसलिए मैं भी यहाँ पर असाइल क्लोराइड ही ले रहा हूँ। जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे इन दोनों के साथ में, थोड़ा सा हीटिंग करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से जो Cl है वो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक H निकलेगा अमाइंस का, नाइट्रोजन के ऊपर जो H है वो निकल जाएगा, और ये असाइल हैलाइड का जो Cl है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको HCl एज योर साइड प्रोडक्ट मिल रहा होगा। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि R एज इट इज है, NH2 का हो जाएगा NH, और इस NH से कनेक्ट होगा C डबल बॉन्डेड टू O और उससे कनेक्टेड टू R वाला ग्रुप, तो कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 डिग्री अमाइड लेते हैं ना, तो आपको यहाँ जो कंपाउंड मिलता है वो एक 2 डिग्री अमाइड कंपाउंड मिलता है। अगर आप 1 डिग्री अमाइन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 2 डिग्री अमाइड मिलता है। ठीक है, अमाइड कंपाउंड मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और मीनवाइल अगर आपका प्रोडक्ट एसिडिक है, देखिए अमाइड जो होते हैं उसके पास भी लोन पेयर होता है, तो ये हल्का बेसिक सा होगा, हल्का बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड होने की वजह से ये जो है ना सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाइरिडीन यूज कर लेते हैं। तो पाइरिडीन आपको पता है हम लोग पाइरिडीन क्यों यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज टू न्यूट्रलाइज अवर साइड प्रोडक्ट इफ इट इज एसिडिक। तो यहाँ पर अपना साइड प्रोडक्ट HCl है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के वास्ते हम लोग यहाँ पर पाइरिडीन यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से याद रखिए, अगर 1 डिग्री अमाइन के ऊपर असाइल हैलाइड का रिएक्शन करोगे तो यू विल गेट 2 डिग्री अमाइन। सिमिलरली समझो, अगर अपने पास में पहले से ही 2 डिग्री अमाइन नाम का कंपाउंड होता, इफ दिस इज अवर 2 डिग्री अमाइन एंड वी मेड इट रिएक्ट विद असाइल हैलाइड लाइक जस्ट अबव रिएक्शन, तो क्या होगा, R C डबल बॉन्डेड टू O एंड Cl से रिएक्ट करवा दिया। तो मान लेते ये फिर से इसका नाम लिख देता हूँ मैं, असाइल, क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर एक H बचा हुआ है वो इस Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ HCl एज अ साइड प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R N, और इस N के ऊपर ऑलरेडी एक R लगा हुआ है। ठीक है, अब इस N से कौन कनेक्ट होगा, C डबल बॉन्डेड टू O R ग्रुप कनेक्ट होगा, यानी कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इफ यू टेक 2 डिग्री अमाइन देन यू विल एंड अप विद अ 3 डिग्री अमाइड, ऐसा कंपाउंड आपको मिलता है, 3 डिग्री अमाइड कंपाउंड मिलता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर HCl और साइड प्रोडक्ट विच इज एसिडिक, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम तो यहाँ पर जरूर पाइरिडीन का यूज करेंगे।
तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। सपोज अगर अपने पास में 3 डिग्री अमाइन कंपाउंड होता, 3 डिग्री अमाइन कंपाउंड होता और अगर मैं उसके सामने असाइल हैलाइड रिएक्ट करने के लिए रख देता, तो यहाँ पर देखिए क्या इस नाइट्रोजन के पास में कोई हाइड्रोजन है? नहीं। तो क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इस Cl के साथ जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ना हमको मिलता है नो रिएक्शन, यहाँ पर हमको कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा कि 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करता है असाइल हैलाइड के साथ टू गिव 2 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट करता है असाइल हैलाइड के साथ टू गिव 3 डिग्री अमाइड, बट 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद असाइल हैलाइड बिकॉज उसके पास में हाइड्रोजन है ही नहीं, इट लैक्स हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई द रिएक्शन डजंट प्रोसीड एंड वी गेट नो रिएक्शन ओवर हियर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई डज 3 डिग्री अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद असाइल हैलाइड, तो कह दीजिएगा 3 डिग्री अमाइन लैक्स हाइड्रोजन एटम ऑन नाइट्रोजन ड्यू टू व्हिच हियर द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद असाइल हैलाइड, या फिर इस तरह से आप रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं लिख करके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ा ही आसान है। तो इसके ऊपर 2-3 एग्जांपल हम कर लेते हैं, दैट विल बी इनफ एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट्स इट। देखो जैसे एग्जांपल में मैंने दिया है एक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड ऑन एनिलीन। तो देखिए एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हाँ, तो ये रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड पर भी हो सकता है, एलिफेटिक कंपाउंड पर भी हो सकता है, साइक्लिक कंपाउंड पर भी हो सकता है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर देखिए हम लोग एनिलीन लेते हैं तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ होगा, दिस इज एनिलीन। ठीक है, आप इसको फिनाइलमाइन भी बोल सकते हैं या बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं। खैर इसके ऊपर एक्शन करना है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल मतलब एसिटाइल ग्रुप होगा, ये एसिटाइल ग्रुप होता है, और क्लोराइड यानी यहाँ पर क्लोरीन लगा होगा। तो एसिटाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, आप चाहे तो इथेन ऑयल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, जो कि एक IUPAC नेम है, इथेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ तो बताइए यहाँ पर जो H है वो ये इस Cl के साथ चले जाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ HCl ऐसा साइड प्रोडक्ट मिलेगा जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर पायरिडीन यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर देखो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, क्या बेंजीन रिंग है, करेक्ट है, उसके ऊपर जो NH2 है उसका हो जाएगा NH। ठीक है, उस NH पे क्या आएगा, C डबल बॉन्डेड टू O, और उसके पास ऑलरेडी एक CH3 ग्रुप है। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज N फिनाइल, यानी नाइट्रोजन पर बेंजीन रिंग है इसलिए कहेंगे N पे फिनाइल, और 2 कार्बन वाला ग्रुप है इसलिए ईथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और अमाइड है इसलिए अमाइड। तो ये जो N फिनाइल इथेनामाइड मैंने लिखा हुआ है ये एक IUPAC नेम है, N फिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, आप इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस नेम भी है, इसे आप एसिड एनिलाइड भी कह सकते हैं। एसिड एनिलाइड बहुत 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 ही ज्यादा फेमस नेम है, एसिड एनिलाइड इज रियली वेरी फेमस नेम। इनफैक्ट आगे के आने वाले रिएक्शंस के अंदर जब हम एरोमेटिक एनिलीन्स के एरोमेटिक अमाइंस यानी एनिलीन्स के जब रिएक्शन कर रहे होंगे तब एसिड एनिलाइड विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर। तो आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड एनिलाइड एंड आल्सो आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर हाउ एसिड एनिलाइड इज प्रिपेयर्ड, बिकॉज ये सिमिलर स्टेप एंड ये सिमिलर कंपाउंड इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन फर्दर रिएक्शंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से अगर हम 1 डिग्री अमाइन वाले कंपाउंड को, भले वो एरोमेटिक हो, उसका रिएक्शन अगर असाइल हैलाइड के साथ करते हैं तो वी गेट 2 डिग्री अमाइड टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड बहुत ही फेमस नेम है, उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर याद होगा बेंजोइल क्लोराइड का, ऑन डाईइथाइलमाइन। देखिए डाईइथाइलमाइन यानी क्या होगा कि इथाइल ग्रुप 2 बार होगा, करेक्ट है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में 2 डिग्री अमाइन दिया हुआ है, डाईइथाइलमाइन इज अ कॉमन नेम, लेट मी राइट इट अगेन, डाईइथाइलमाइन। आप चाहे तो IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, दैट इज N-इथाइल इथेनामाइड। आपको IUPAC और कॉमन नेम लिखना कैसे वो तो मैंने आपको सिखाया ही है। तो दिस इज N-इथाइल इथेनामाइन। ठीक है, तो ये उसका IUPAC नेम हो गया। इसका रिएक्शन करना है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग विद C डबल बॉन्डेड टू O। बेंजोइल क्लोराइड कम्स फ्रॉम बेंजोइक एसिड, तो ये बेंजोइल ग्रुप है, और क्लोराइड यानी यहाँ पर क्या लगा होगा Cl। तो बेंजोइल क्लोराइड इसका नाम मैं लिख देता हूँ जरा यहाँ पर, याद रखना बेंजोइल क्लोराइड। इस बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो बोलो ये H और यहाँ पे जो लगा हुआ है Cl निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। HCl will be removed and which will be neutralized by pyridine only। तो यहाँ पर देखो ये जो नाइट्रोजन है वो कनेक्ट होगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप से, करेक्ट ना। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देना चाहिए आपको, C डबल बॉन्ड O है, नाइट्रोजन गेट्स कनेक्टेड टू C डबल बॉन्डेड टू O। नाइट्रोजन ऑलरेडी हैज 2 टाइप्स ऑफ इथाइल ग्रुप, 2 टाइम्स ऑफ इथाइल ग्रुप, कुछ इस तरह से। तो आप देखिए कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर 2 डिग्री अमाइन होगा तो आपको 3 डिग्री अमाइड टाइप ऑफ कंपाउंड मिलेगा, जो कि यहाँ पर हो रहा है। 2 डिग्री अमाइन है और यहाँ पर ये 3 डिग्री अमाइड टाइप ऑफ कंपाउंड मिल रहा है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं कि अगर मैं ध्यान से देखूं इस कंपाउंड को तो आपको ये लगता है ये बेंजामाइड है। देखो अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, दिस वुड हैव बिकम बेंजामाइड। तो इधर पेरेंट कंपाउंड कौन है, बेंजामाइड, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ N, डाईइथाइल बेंजामाइड। तो ये कंपाउंड का नाम N, डाईमिथाइल बेंजामाइड हम कह सकते हैं, या फिर बेंजीनामाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा।
क्लियर होगा यहाँ तक कि हम रिएक्शंस कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नेम रिएक्शन है तो बाय डिफॉल्ट इट इज इंपॉर्टेंट ओनली। तो ये रिएक्शन का नाम क्या है, ध्यान से सुनिए। दिस इज हॉफमैन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट, या फिर हॉफमैन्स कार्बिल अमाइन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या हॉफमैन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट भी बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए इसमें फिर से हॉफमैन्स का नाम आ रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हॉफमैन्स नाम का जो साइंटिस्ट था उसने बहुत मेहनत की थी अमाइंस के ऊपर रिसर्च करने में, इसलिए बार बार उसका नाम आते ही रहेगा। उसने बहुत सारे रिएक्शन दिए थे अमाइंस के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हॉफमैन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि कार्बिल अमाइन का मतलब क्या होता है। कार्बिल अमाइन का मतलब होता है NC, ठीक है, और NC का मतलब होता है आइसोसाइनाइड। तो कार्बिल अमाइन कुछ नहीं है, एक दूसरा नाम है किस लिए, आइसोसाइनाइड। ये शब्द बोलने के लिए दूसरा नाम है, दैट इज कार्बिल अमाइन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बिल अमाइन क्या हो जाता है। ठीक है, तो हॉफमैन्स का ये कार्बिल अमाइन टेस्ट क्या था, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो टेस्ट है इट इज ओनली गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन। दूसरा कोई भी अमाइन ये टेस्ट नहीं दे सकता। हाँ, चाहे वो 1 डिग्री अमाइन एलिफेटिक हो तो भी चलेगा, और चाहे वो एरोमेटिक हो तो भी चलेगा। ठीक है, पर 1 डिग्री अमाइन होना जरूरी है। मतलब क्या है कि उसके अंदर NH2 ग्रुप होना जरूरी है। जब तक NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, तो हॉफमैन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट पॉजिटिव आएगी। ठीक है, या फिर हॉफमैन्स का रिएक्शन सक्सेसफुल होगा सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस के लिए, ना ही 2 डिग्री ना ही 3 डिग्री अमाइंस चलेगा। अब चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन को थोड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि रिएक्शन में कैसे रिएक्शन होता है, एंड देन विल राइट इट इनटू शॉर्टर फॉर्मेट। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री अमाइन यानी R बॉन्डेड टू NH2। तो चलिए मैं RNH2 को कुछ यूं लिखता हूँ, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। हम क्या करते हैं, 1 डिग्री अमाइन को सबसे पहले क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं क्लोरोफॉर्म के अंदर ऐड करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, CHCl3। तो चलिए क्लोरोफॉर्म लिख देता हूं मैं यहाँ पर इस तरह से, ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और फिर हम इसके अंदर एक्शन करते हैं KOH का। ठीक है, तो मैं चलिए एक बार KOH ले लेता हूँ, ये कुछ दूसरी बार इस तरह से KOH ले लिया, और ये तीसरी बार KOH ले लिया, यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, आप ध्यान से देखिए। जब हम तीनों रिएक्शंस को मिक्स करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये H और ये OH इस तरह से वाटर बन करके निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक मॉलिक्यूल वाटर मिलेगा साइड में, ऑलराइट। ये OH करेक्ट, और ये H फिर से एक वाटर बन के निकल गया कुछ इस तरह से। फिर ये H2 और ये O। ठीक है, देखिए ये H2 और ये O, एक और वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 3 टाइम्स ऑफ वाटर मिलेगा। सही बात है। नेक्स्ट KCl, तो यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ KCl भी बाहर आ जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ KCl लिख दिया भाई, वो भी यहाँ से निकल जाएगा। तो अब बच क्या रहा है रिएक्शन में, अब सिर्फ ये मॉलिक्यूल बच रहा है और यहाँ से ये कार्बन बच रहा है। बाकी सब कुछ तो यहाँ से निकल गया, वाटर या कुछ ना KOH, आई मीन वाटर और KCl बन करके। तो यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल बच रहा है, दैट इज R बॉन्डेड टू N, और इस N और इसके ऊपर ये आ जाएगा C। तो देखो ऑफकोर्स अगर N के पास में C आया तो वो ट्रिपल बॉन्डेड से ही तो कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे R ट्रिपल बॉन्डेड टू RNC N बॉन्डेड टू C। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसी को हम लोग प्यार से कार्बिल अमाइन कहते हैं, कार्बिल अमाइन कहते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कार्बिल अमाइन मिलता है व्हेन दीस 3 रिएजेंट्स आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, अब हल्का सा हीटिंग भी होगा, ऑफकोर्स जरूरी है क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और तो और मैं आपसे ये कहता हूँ कि कार्बिल अमाइन ये खास ऐसा टेस्ट क्यों रखा गया, सबसे पहले इसलिए क्योंकि कार्बिल अमाइन या फिर मैं कहता हूँ कि आइसोसाइनाइड, ये जो होता है ये बहुत ही फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मतलब बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया स्मेल होती है इन कंपाउंड्स की। अगर ये कंपाउंड को थोड़ा भी किसी ने प्रिपेयर कर दिया या किसी ने इसका ढक्कन खोल के रख दिया ना, तो पूरा लैबोरेटरी में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बुरी स्मेल होती है कार्बिल अमाइंस की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत लोग हॉफमैन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट को स्मेल टेस्ट भी कहते हैं, पता है आपको, स्मेल टेस्ट भी कहते हैं। कैसे, क्योंकि जैसे ही किसी ने ये रिएक्शन किया
और हमको फाउल स्मेल आने लग गया, समझ लेना भाई कि अपने रिएजेंट के अंदर 1 डिग्री अमाइन रहा होगा, साथ में किसी ने क्लोरोफॉर्म मिक्स किया होगा और KOH मिक्स किया होगा, बहुत ही जबरदस्त स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, बहुत ही घटिया स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। उसी का नाम है स्मेल टेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कार्बिलामाइन टेस्ट, क्योंकि आइसोसाइनेट कंपाउंड्स आर बाय डिफॉल्ट स्मेली कंपाउंड्स या फाउल कंपाउंड, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड बेस। यहाँ पे आप NaOH भी यूज कर सकते हैं, बट KOH जनरली यूज किया जाता है, तो आइसोसाइनेट बनता है। दिस इज द ओनली रिएक्शन विच इज गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कहूँ, दैट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, मेरे को ऐसा कहना चाहिए कि 1 डिग्री अमाइन इज द ओनली कंपाउंड विच गिव्स दिस रिएक्शन, ठीक है। नॉट ऑल अमाइंस कैन गिव दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जरा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। ये आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। बट ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आना है, एग्जाम के अंदर आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके में लिख के आना होता है कि रिएक्शन कैसे किया गया है। तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ किया गया था कि हमने लिया था यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन, दैट इज R बॉन्डेड टू NH2, तो यहाँ लिख देंगे दिस इज अमाइन, ऑफ कोर्स 1 डिग्री अमाइन। इसका रिएक्शन हमने किया था क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3 विथ 3 टाइम्स ऑफ KOH, ठीक है। व्हेन इट वाज सब्जेक्टेड टू लिटिल वार्मथ, तो क्या हो जाएगा, you will get RNC which is called as carbylamine, or we can even say isocyanate, plus you will get यहाँ पर 3 times of KCl and of course you will get 3 times of water, ठीक है। तो this is how you get carbylamine, ठीक है। चलिए इसके ऊपर अगर एग्जांपल कहते हैं, जैसे कन्वर्ट we can say मिथाइल साइनाइड, या फिर सॉरी नॉट मिथाइल साइनाइड, कन्वर्ट मिथाइल अमाइन, ऐसा क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट मिथाइल अमाइन इनटू मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। वैसे आपको पता है कि नहीं मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या है? नहीं पता है तो जरा रिएक्शन करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में। मिथाइल अमाइन क्या होता है, CH3NH2 होता है, ठीक है। इसका अगर आपको इसको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है तो आपको हॉफमैन्स कार्बिलामाइन टेस्ट करना होगा। हॉफमैन्स कार्बिलामाइन टेस्ट में हम इसको सब्जेक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म से और साथ में KOH से, जो कि 3 बार लेना होगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर ये CH3 जो NH2 है उसका N बाकी रह जाएगा, करेक्ट है। इसका H2 यहाँ से वाटर बनाने में यूज हो रहा होगा, KOH के अंदर भी जितने OH है वो भी सारे वाटर बनाने में यूज हो रहे होंगे के, और यहाँ से 3 बार Cl 3 बार KCl बना रहा होगा। तो बचा हुआ ये जो कार्बन है वो इस नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है, इसलिए वी गेट NC। तो देखिए आपने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत प्यार से मिथाइल आइसोसाइनाइड को MIC माइक भी कहा जाता है, MIC स्टैंड्स फॉर मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपको पता है बहुत सालों पहले है ना भोपाल गैस ट्रेजेडी नाम की भोपाल गैस ट्रेजेडी नाम का एक क्राइसिस हो गया था। वहां पे भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर क्या हुआ था कि एक फैक्ट्री जिसमें से एक गैस लीक हो गया था और उसके वजह से बहुत लोगों को अफेक्ट हुआ था भोपाल में। वो जो फैक्ट्री है उसके अंदर से जो गैस लीक हुआ था उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इट इज अ वेरी टॉक्सिक गैस, ऑफ कोर्स इट इज वेरी फाउल स्मेलिंग, बट इन बीइंग फाउल स्मेलिंग इट इज वेरी टॉक्सिक, ठीक है। अगर आप इसको हाई कंटेंट में इनहेल करेंगे आपके या फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा कंटेंट में ये गैस चले गया तो इट कैन बी फैटल, मतलब आपका सीधा डेथ हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई थी जब वो गैस लीक हुआ था भोपाल के अंदर। तो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है विच वॉज द गैस विच वॉज रिलीज ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो आप कह सकते हैं सिंपली कि मिथाइल आइसोसाइनाइड वाज द गैस व्हिच वाज कल्प्रिट ओवर देयर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मिथाइल अमाइन में क्लोरोफॉर्म और KOH डालने पे मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का गैस बनता है। आप इसको मिथाइल कार्बिलामाइन भी बोल सकते हैं, बट खैर लोग मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलना ही प्रीफर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो चलिए होमवर्क में आप क्या कर लीजिएगा कि आप एक बार फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाने की कोशिश करिएगा। फिनाइल आइसोसाइनाइड बनने के लिए आपको रिएक्टेंट के अंदर एनिलीन लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ फिनाइल आइसोसाइनाइड का रिएक्शन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो होमवर्क में आप उसको कर लीजिएगा। एंड नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। चल नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। It's a name reaction again and again the name is Hofmann's only because मैंने आपसे पहले कहा था हॉफमैन ने बहुत काम किया अमाइंस पे। तो देखिए हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड वन ऑफ अ काइंड रिएक्शन, वेरी कंफ्यूजिंग रिएक्शन ऑल्सो आई कैन से, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन तो ऑलरेडी क्या होता है आपको पता है, समथिंग विल लूज समथिंग, समथिंग विल लूज समथिंग एंड देन विल फॉर्म
अ कंपाउंड ओवर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन आप सबको पता है, बट हॉफमैन्स एलिमिनेशन थोड़ा सा खास रिएक्शन है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, हॉफमैन्स एलिमिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है 2-3 मार्क में, तो पहले मैं इसका जरा स्टेटमेंट और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखता हूँ, फिर एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, एंड देन विल प्रोसीड टू दिस रिएक्शन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। तो लेट मी डेवलप दिस कंसेप्ट स्लोली, प्लीज पे अटेंशन एंड प्लीज कीप वॉचिंग। देखिए क्या होगा, हॉफमैन्स एलिमिनेशन के अंदर मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ पहले कि हॉफमैन्स एलिमिनेशन में होता क्या है, ठीक है। व्हेन quaternary ammonium salt is heated with moist silver oxide, ठीक है, we get quaternary ammonium hydroxide, ठीक है, which upon heating ठीक है loses water molecule to form a least substituted alkene. The main point ends over here कि आपको वाटर लूज करके अल्कीन मिलेगा, ठीक है, बट वो अल्कीन कैसा होना चाहिए, एक लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होना चाहिए। बस यही एक पॉइंट है जो बाकी एलिमिनेशन रिएक्शंस को और हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शंस को अलग कर देते हैं। जब आप बाकी के एलिमिनेशन रिएक्शंस करते हो, जैसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, या फिर मैं अगर आपसे कहूँ नॉर्मल सिट्ज़ेफ एलिमिनेशन हो गया, तो वहां पर सिट्ज़ेफ रूल अप्लाई होता है, और सिट्ज़ेफ रूल के हिसाब से हमको हमेशा जो अल्कीन मिलता है एज अ मेजर प्रोडक्ट is always a more substituted alkene, but right now in Hoffman's elimination you always get an alkene which is least substituted alkene. तो ये least substituted और more substituted alkene होता क्या है, पहले मैं वो सिखाऊंगा आपको ताकि आपको confusion ना रहे, and then we will proceed to this reaction, ठीक है। अब प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पर मैं आपको समझाना हूँ कि सबसे छोटा alkene कंसिडर करता है जो कि इथीन होता है। तो मान लो दिस इज इथीन, ठीक है। अब इथीन के पास में कितने हाइड्रोजन है बेटा, 4 हाइड्रोजन है टोटल। तो लेट मी वाइप दिस ऑफ and write it again like this कि इथीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, करेक्ट। this is ethene. Now what happens is we'll start substituting the groups over hydrogen atoms to make a substituted alkene. This is normal alkene, this is easy alkene, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाने वाले। तो सपोज इफ आई रिमूव दिस H एंड रिप्लेस इट बाय सम कार्बन ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है, R ग्रुप, तो अगेन आई विल गेट सम कंपाउंड लाइक दिस कि यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, ये तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के R लगा दिया। तो दिस टाइप ऑफ अल्कीन्स आर कॉल्ड एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज इट इज एन अल्कीन व्हिच हैज वन सब्स्टिट्यूशन ऑफ R ग्रुप, तो इट इज कॉल्ड एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली इफ आई वुड हैव रिटन इट लाइक दिस कि अल्कीन के 4 बॉन्ड है, मान लो एक R ग्रुप यहाँ है, दूसरा एक R ग्रुप यहाँ है, यहाँ H है और एक यहाँ H है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन चेन लगी हुई है, तो इट इज अ डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, इट इज अ डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। सिमिलरली अगर मैंने इसकी जगह ऐसा कुछ लिखा होता कि देखो 4 ग्रुप है, एक R ग्रुप यहाँ है, इस एक R ग्रुप यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो अगेन यू कैन सी देयर आर 2 कार्बन चेन्स कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड, करेक्ट ना। आप हमेशा डबल बॉन्ड को चेक करिए कि डबल बॉन्ड के ऊपर कहीं पर भी एक R ग्रुप दिख रहा है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, 2 R ग्रुप दिख रहा है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड के ऊपर 2 R ग्रुप है, एक इस वाले कार्बन पर, एक इस वाले कार्बन पर, तो ये भी अगेन एक डाई सब्स्टिट्यूटेड की कैटेगरी में ही आता है। तो दिस इज अगेन डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, व्हाट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड। सिमिलरली बेटा अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा होता कि देखो भाई कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड रहा है, 4 बॉन्ड यूं रहे हैं, है ना, एक R ग्रुप यहाँ है, एक R ग्रुप यहाँ है, एक R ग्रुप यहाँ है और एक यहाँ पर H है, तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर 3 टाइप की कार्बन चेन आ रही है या 3 कार्बन चेन आ रही है। तो मैं सिंपली कह दूंगा कि ये जो है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। तो बताइए अगर ये H भी नहीं होता और यहाँ पर भी कोई कार्बन चेन होती, और ये चारों कार्बन चेन सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग,
बट अगर 4 कार्बन की चेन दिखाई दे रही है ओवर डबल बॉन्ड, तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आएगा कि दिस इज कॉल्ड एज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, राइट। हु इज द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन? इथीन इज द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, बिकॉज इसमें 0 सब्स्टिट्यूशन है, एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जब हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं कि अल्कीन्स एक से ज्यादा बनेंगे, तो आपको हमेशा ऐसा अल्कीन निकालना है जो कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। समझो अगर आपके पास में ऑप्शन है कि आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी बन सकता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी बन सकता है, तो आपको कौन सा अल्कीन बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड? दिस मेथड सजेस्ट दैट यू ऑलवेज प्रिपेयर अ लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में कौन सा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कम है? ऑफ कोर्स डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कम है, मतलब इन दोनों के अंदर डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, राइट और नो? इसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन छोटा है ना, तो जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होता है उसको रिमूव करना होता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा ऑप्शन है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो हॉफमैन्स एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्शन करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। लेकिन अगर हॉफमैन्स की जगह पे अगर आपने सिट्जेफ एलिमिनेशन किया होता या फिर और कोई एलिमिनेशन किया होता, तो यू वुड हैव गॉट मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है। इसको मैं बाद में आगे एक एग्जांपल लेके इलुस्ट्रेट भी जरूर करूंगा, बट पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हॉफमैन्स एलिमिनेशन ऑलवेज gives rise to a least substituted alkene। उसीलिए आपको समझना होता है कि सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ पर अभी आपको क्लियर करवाया, ठीक है। तो चलिए अब जरा इसका एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। फिर से देख ले इसके डिस्क्रिप्शन कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, उसको हीट किया जाएगा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, तो आपको क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। यहाँ पर रिएक्शन नहीं रुकता है, इस हाइड्रोक्साइड कंपाउंड को फिर से हीट किया जाएगा, तब जाके ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा और लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड का सॉल्ट मैंने लेके रखा है, तो पहले इसका हम लोग नाम लिखते हैं, देन वी प्रोसीड विद द रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एन प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर दोनों जगह मिथाइल ग्रुप है। तो अगर मैं इसका पहले कॉमन नेम लिखूं, तो कुछ इस तरह से आएगा कि भाई इथाइल है, फिर अल्फाबेटिकली ऑफकोर्स लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा डाई मिथाइल, ठीक है, और फिर आ जाएगा यहाँ पर एन प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल डाइमिथाइल एन प्रोपाइल अमोनियम, बिकॉज अमोनिया इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट बिकम्स अमोनियम, और आयोडीन है इसके लिए मैं लिखूंगा आयोडाइड, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल डाइमिथाइल एन प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड। तो ये कंपाउंड मैंने लिया हुआ है, कोई अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या था कि अमोनियम सॉल्ट का सबसे पहले हम किससे रिएक्शन करेंगे? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो भाई मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है? AgOH होता है, पर AgOH जो है उसको इन सिटू में बनाना पड़ता है। हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। वी यूज सिल्वर ऑक्साइड Ag2O प्लस वाटर, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो जब आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हो तो ऑफ कोर्स मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड प्रोड्यूसेस AgOH, एंड AgOH इफ इट रिएक्ट्स विद दिस सॉल्ट, यहां से आप देख सकते हैं कि ये OH और ये ये Ag और ये I निकल जाएगा और AgI बनाएगा। तो लेट मी राइट माइनस AgI के AgI इज गोइंग टू बी रिमूव्ड एंड दिस OH विल बी सब्स्टिट्यूटिंग आयोडीन, और यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा? OH। तो अगर मैं इस कंपाउंड को फिर से लिखूं तो आप ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा CH3 CH2 connected to nitrogen connected to ethyl group over here, ठीक है। It is also connected to 2 methyl groups like this, correct है। Of course nitrogen has a positive charge because it is making 4 bonds, ठीक है। and यहाँ जो आयोडीन है बाहर, वो आयोडीन now will be replaced by OH, ठीक है, OH minus like this। तो it's a kind of nucleophilic substitution reaction। तो यहाँ पर AgOH ने I को रिप्लेस कर दिया, AgI निकल गया और वहां पर OH आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था रिएक्शन के। तो अगर आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को AgOH के साथ यानी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। यहाँ पर रिएक्शन खत्म नहीं होता, जब आप इसको हीट करते हो, व्हेन यू हीट दिस कंपाउंड, तो क्या होता है कि यू गेट लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। नाउ हाउ डू वी गेट लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन? बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ दिस reaction, elimination reaction is similar to alpha beta reaction. I'm not saying it is alpha beta reaction because all alpha beta reactions are Sibzef elimination reactions. Right now this reaction is a kind of alpha beta elimination. समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से अगर वाटर लॉस होने वाला है तो वाटर यानी HOH लॉस होने वाला है, तो OH लॉस होने के लिए OH तो है यहाँ पर, तो हमको H रिमूव करना है। अब देखते हैं कि यहाँ से लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा कैसे। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन? नाइट्रोजन है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आप नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बताइए कि अल्फा कार्बन कौन कौन है। तो मैंने देखा नाइट्रोजन से ये कार्बन कनेक्टेड है, तो ये एक अल्फा कार्बन हुआ,
ठीक है, ये कार्बन कनेक्टेड है तो ये भी एक अल्फा कार्बन हुआ, ये भी एक अल्फा कार्बन हुआ और ये भी एक अल्फा कार्बन हुआ। एलिमिनेशन हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में होता है। तो देखिए ये अल्फा कार्बन है तो ये वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो भी एक बीटा कार्बन है। यहाँ पर अल्फा कार्बन के बाजू में कोई कार्बन है ही नहीं, मतलब यहाँ पर बीटा कार्बन इज नॉट देयर एंड हियर आल्सो बीटा कार्बन इज नॉट देयर। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ मुझे कौन सा ब्रांच, 3 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला या 1 कार्बन वाला, कौन सा ब्रांच पार्टिसिपेट करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, वो बताओ। जिसके पास अल्फा है और बीटा है, बराबर है। इनके पास अल्फा बीटा है, करेक्ट। इसके पास भी अल्फा बीटा है, करेक्ट। इसके पास सिर्फ अल्फा है, इसके पास सिर्फ अल्फा है। तो सबसे पहले तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी बीटा कार्बन एटम। तो ये दोनों मॉलिक्यूल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये है कि इसके पास भी अल्फा है, इसके पास भी अल्फा है, तो इसका जो बीटा है लेट मी नेम इट एज बीटा 1 एंड इसके पास जो बीटा है लेट मी नेम इट एज बीटा 2। ठीक है, अब जब अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है तो अल्फा लूजेस फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, और बीटा लूजेस हाइड्रोजन। तो इसका जो हाइड्रोजन निकलने वाला है वो इस OH के साथ जाके वाटर बनाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ना वो यहाँ कार्बन यानी बीटा कार्बन से लूज होने वाला है बिकॉज अल्फा इज गोइंग टू लूज दिस बॉन्ड विद नाइट्रोजन, तभी जाके इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। दिस इज वन केस। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर एलिमिनेशन इस मॉलिक्यूल में होता है, यहाँ पर इस जगह पर होता है, तो देखिए यहाँ पर भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्फा लूजेस द फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, करेक्ट है, एंड बीटा विल लूज हाइड्रोजन। तो इसका निकलने वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ जाके यहाँ पर वाटर लॉस करेगा। इतनी बात हमको समझ में आ रही है अच्छी तरह से। अब सवाल यह है कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर यहाँ होता है तो आपको देखो इथीन कंपाउंड मिलेगा, यहाँ होता है तो आपको प्रोपीन कंपाउंड मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इमेजिन कर पा रहे होंगे। बट एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हॉफमैन में हमको क्या पता है कि हमको लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगा। क्या मिलना चाहिए? लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अगर यहाँ पर ऐसा लॉस होता है तो इथीन मिलता है, यहाँ पर ऐसा लॉस होता है तो प्रोपीन मिलता है। हमें पता है इथीन इज द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इथीन का स्ट्रक्चर कुछ यूं दिखाई देगा आपको और प्रोपीन का स्ट्रक्चर है ना वो कुछ यूं दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड के ऊपर एक भी कार्बन चेन नहीं है और यहाँ डबल बॉन्ड के ऊपर एक कार्बन चेन है। तो प्रोपीन इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एंड इथीन इज जीरो सब्स्टिट्यूटेड यानी लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ से निकलने वाला अल्कीन है वो इथीन होगा, ना कि प्रोपीन। ठीक है, तो आंसर में आपको आने वाला है इथीन। बट इसको एकदम आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा कहता हूँ कि जैसे सिग्जेफ रूल में हमने क्या कहा था कि अल्फा लूजेस फंक्शनल ग्रुप एंड बीटा लूजेस हाइड्रोजन। जब एक से ज्यादा बीटा होता है तो बताओ कौन से बीटा में से हाइड्रोजन लॉस होता है? उस बीटा में से हाइड्रोजन लॉस होता है जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम्स कम है। ये जो रूल मैंने कहा था ये सिग्जेफ रूल था, वो सिग्जेफ एलिमिनेशन में होता है। क्या हम यहाँ पर सिग्जेफ एलिमिनेशन कर रहे हैं? नहीं, हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम हॉफमैन्स एलिमिनेशन कर रहे हैं। याद रखिए हॉफमैन्स एलिमिनेशन और सिग्जेफ एलिमिनेशन एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर सिग्जेफ यह कहता है कि बीटा उस बीटा में से हाइड्रोजन निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है, तो हॉफमैन ऐसा कहता है कि उस बीटा में से हाइड्रोजन निकलेगा जिसमें हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। अगर आप यहाँ चेक करो तो यहाँ बीटा 2 के पास में 2 हाइड्रोजन है और यहाँ जो बीटा 1 हमने कंसीडर किया था उसके पास में 3 हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू सिग्जेफ रूल हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होना चाहिए था? जहाँ हाइड्रोजन एटम कम है। मतलब ये मॉलिक्यूल शुड हैव बिकम अल्कीन। But we are not doing Siggef elimination, we are doing Hofmann's elimination. Hofmann says opposite to Siggef. तो Siggef बोलता है कि जहाँ हाइड्रोजन कम है वहां से हाइड्रोजन निकालो, हॉफमैन बोलता है वहां से हाइड्रोजन निकालो जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ देखो बीटा 1 में 3 हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, दैट इज व्हाई यू विल गेट दिस कंपाउंड एंड नॉट दिस कंपाउंड। तो याद रखना हॉफमैन्स एलिमिनेशन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ सिग्जेफ एलिमिनेशन। ये ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो आपको कहीं पे भी कंसेप्ट ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर सिंपली आप देख सकते हो कि यू विल गेट लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। दिस इज ऑल वेयर द रिएक्शन एंड्स। लोगों को यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है बिकॉज उनके कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होते, उनको क्लियर नहीं होता है कि सिग्जेफ एलिमिनेशन में क्या होता है, इसलिए यहाँ पर ये समझने में भी दिक्कत होती है। पर मुझे पता है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपने मेरे से पढ़ा है, तो आपको सिग्जेफ एलिमिनेशन का फंडा एकदम क्लियर होगा दिमाग में, इस वजह से ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनने के लिए वहां से हाइड्रोजन निकलता है जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ से निकलना चाहिए। मतलब दिस मॉलिक्यूल विल अंडरगो एलिमिनेशन प्रोसेस इंस्टेड ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो इसका ये अल्फा का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन और इस OH के साथ में वाटर लॉस करेगा एंड दिस इज हाउ यू गेट एन अल्कीन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बचा हुआ क्या है? ऑफ कोर्स ये नाइट्रोजन है, उसके पास इस साइड का मिथाइल ग्रुप एज इट इज है, नीचे वाला मिथाइल ग्रुप एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला प्रोपाइल ग्रुप जो है वो भी एज इट इज रहा होगा। ठीक है, देखिए प्रोपाइल ग्रुप एज इट इज है। ऊपर वाला जो इथाइल ग्रुप है वो निकल गया ना, क्योंकि उसको तो अल्कीन बनना था, तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब ये ट्राई देखो नाइट्रोजन के ऊपर 3 ग्रुप है तो इट इज 3 डिग्री अमाइन। अब ये 3 डिग्री अमाइन है तो मुझे इसको बॉक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, बॉक्स हम सिर्फ क्वाटरनरी अमाइंस को करते हैं।
तो नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं रहा होगा, तो सिंपल सी बातें बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट डाइमिथाइल एंड प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, ये आपका बचा हुआ कंपाउंड है और यहाँ जो कंपाउंड मिल रहा है वो इथीन है। ठीक है, तो यही था हॉफमैन्स एलिमिनेशन का, किस तरह से हमको एक लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलता है। तो याद रखना होगा आपको इस रिएक्शन को। ठीक है, ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, डिस्क्रिप्शन और ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, खैर मैं होमवर्क में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सॉल्व करने के लिए, आप उतना करके लीजिए। ठीक है, एंड दैट्स इट आई गेस, इतना इनफ होगा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ।